Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and I welcome you all in the course of Fundamentals of Electronics Engineering. And this course is for VTech first year student, and I will discuss this course as per the syllabus of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University Lucknow, that is AKTU. अगर हम इस सब्जेक्ट के कोड की बात करें, जैसा कि AKTU में डिस्क्राइब होता है कि द कोड इज VEC 101. If you learn this subject in first semester, then the code is VEC 101. And if you learn this subject in second semester, then the code is VEC 201. तो ये जो कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में ही चलता है. तो जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो उनके लिए कोड होता है VEC 101. और जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं, देन दे हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट इन सेमेस्टर सेकंड. And if you are learning this subject in semester second, then the code is VEC 201, right? तो अगर आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में पढ़ो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो या आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ो, द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट विल रिमेन सेम, यानी कि सारे लेक्चर्स, पूरा सिलेबस आपका सेम टू सेम रहेगा, बस आपका कोड चेंज हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट आपका सेम है. ठीक है. तो कुछ स्टूडेंट्स आपके इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं, देन दे विल लर्न दिस सब्जेक्ट इन दी सेकंड सेमेस्टर. ठीक है. तो इस तरह से आप कोड यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कौन से सेमेस्टर में हो. तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो देन द कोड इज VEC 101, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं देन द कोड इज VEC 201, राइट. सो माय नेम इज अभिषेक कुमार. सम ऑफ माय क्रेडेंशियल एंड एक्सपीरियंस इज I have done MTech in VLSI design from NIT Kurukshetra. I also qualified GATE exam multiple times with 3-digit all India rank, right? I also qualified DRDO scientist exam. और अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो I have 8 years of teaching experience. Other than this, I have mentored many students for various competitive exams like GATE. This is a national level exam. Other than I also mentored students for ISRO, DRDO and WARC. These organizations are research-based organization, right? So here I have guided student for the scientist post, and other than that I have also guided student for the PSU. PSU means public sector undertaking, right? These are the some of the credential and experience of mine. और अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे फर्स्ट सेम में, तो यहाँ पे आपकी एक लैब भी रहती है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब. ठीक है. इसका भी जो कोड होता है वो होता है VEC 151. अब यहाँ पे 151 से क्या मतलब है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो देन द कोड फॉर दिस लैब इज VEC 151. ऐसे ही अगर आप सेकंड सेमेस्टर में इस लैब को पढ़ रहे हो तो VEC 251, राइट. तो अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप इस लैब को भी आपके सिलेबस में रहेगी. तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोड रहेगा आपका VEC 151, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को देन द कोड इज VEC 251, राइट. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन सिलेबस रन करता है. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी CSE ब्रांच है बट फिर भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे, तो आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो CS की जबकि, ठीक है ना, या आप किसी और ब्रांच को फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सारे कॉमन रहते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आप अपने करंट की बात देखें, जो हमारा आजकल जो एरा चल रहा है, इसमें आप चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से घिरे हुए हैं. ठीक है. यू आर ऑल अराउंड द इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट. ठीक है ना. जैसे बात करूं मैं, लैपटॉप्स हैं आपके, डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फोन्स है. ठीक है ना. मोबाइल फोन्स तो आज के टाइम पर किसी के हाथ में है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है. ठीक है. तो पहला तो ये रीजन है क्योंकि अगर आप अपने चारों तरफ देखें आपके पास हर एक जो गैजेट है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है. ठीक है. तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. ठीक है ना. दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसे भी देख सकते हो कि अभी आपने मान लीजिए CSE ब्रांच लिया है, ठीक है, बट अभी आपने ऐसे ही ले लिया क्योंकि सब लोग CSE ले रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए था. बट आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है, हो सकता है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा या फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है, आपको जब पढ़ा तो आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया है, राइट. सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू डेवलप योर इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. दैट मीन यू कैन चेंज योर ब्रांच इन सेकेंड ईयर ऑल्सो, राइट. कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में CSE लिया था लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता किया तो आपको लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. सो दैट यू कैन चेंज योर branch also. Other than that,
द मोस्ट, अगर आपकी ब्रांच मान लीजिए आप सीएसई भी है, कोई सी ब्रांच है, बट आपको फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्योंकि अगर आप आज के प्रेजेंट सिनारियो में वर्क कर रहे हो तो यू आर वर्किंग ऑन मोबाइल्स, यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, तो ये सब चीजें बनी कैसे, आखिर ये वैल्यूएशन हुआ कैसे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो आप चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आप चारों तरफ है आपकी तरफ। ठीक है ना? अब ये दूसरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके तरफ, ठीक, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स आया कैसे, इसका एवोल्यूशन हुआ कैसे? ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स की बात करें कि स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, पहले क्या थे आपके पास, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स थे, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े होंगे 12th क्लास में? आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, राइट, कौन कौन से एलिमेंट पढ़े होंगे आप? रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, आप इंडक्टर पढ़े होंगे जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप कैपेसिटर भी पढ़े होंगे जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपने एक एलिमेंट और पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये खाली क्या करता है, या तो सिग्नल को स्टेप डाउन करेगा या स्टेप अप करेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, या तो ये स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, या फिर स्टेप अप करेगा यानी कि लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिर्फ इतना काम होता है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, इंडक्टर करंट स्टोरेज के लिए होता है, रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होती है। तो अगर हम इस इन बेसिक सर्किट एलिमेंट की बात करें, तो यानी कि हम रेजिस्टेंस की बात करें, इंडक्टर की बात करें, या कैपेसिटर की बात करें, या फिर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, तो क्या हम इनसे कोई ऐसा यूजफुल सर्किट बना सकते हैं? क्या हम इन एलिमेंट की हेल्प से, जो भी ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस आपका हुआ, इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, ट्रांसफार्मर, क्या इससे हम मोबाइल जैसा कोई डिवाइस बना सकते हैं? क्या हम लैपटॉप जैसा कोई डिवाइस बना सकते हैं? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम नहीं बना सकते इन एलिमेंट से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट, ठीक है, वी कैन नॉट मेक सम वेरी यूजफुल सर्किट्स, राइट? So we cannot make some very useful circuits by using these electric circuit element. तो यानी कि हम इन इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट से कोई बहुत ज्यादा यूजफुल सर्किट नहीं बना सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम बहुत ही यूजफुल डिवाइसेस बना सकें? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस बना सकते हो जो बहुत प्रैक्टिकली एप्लीकेबल रहेंगे आपके लिए। ठीक है ना? अब वो चीज कैसे होगी? अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आपने मोबाइल आपने डायरेक्ट बना लिया है, तो पहले कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिसर्च हुई होगी, तब जाके आप आज के टाइम पे यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप्स पे पहुंचे हो। ठीक है ना? तो अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स कौन से हैं जो स्टार्ट में बने थे? ठीक है ना? उनमें सबसे पहला एलिमेंट है डायोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। डायोड के बाद और भी चीजें आई, ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर भी कई तरह के बने थे। ठीक है, जिनमें से ये वाला जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे इस तरह से जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट हो गया है। इसके अलावा एक और ट्रांजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं मॉसफेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अभी आपको फुल फॉर्म के बारे में नहीं सोचना है, हम ये सब सारी चीजें आपको बाद में पढ़ाएंगे, तब आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अभी से बेसिक आइडिया लेना कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या फायदा हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट की बात करें तो डायोड हो गया आपका, बीजेटी हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन, और मॉसफेट हो गया। इसके अलावा एक और होता है ओपैम, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सारी टॉपिक हम पढ़ेंगे जब अपना सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स की बात करें तो डायोड, ट्रांजिस्टर्स जिसमें बीजेटी है, मॉसफेट है, और ओपैम है। ओपैम भी आपका मल्टीपल ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके ही हम ओपैम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट जिसमें हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर की बात की थी। तो यहां से हमने देखा था कि वो सर्किट से हम कोई बहुत ज्यादा यूजफुल आपका डिवाइस नहीं बना पा रहे हैं, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स हैं, यानी कि डायोड और ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो हैं, इनकी हेल्प से हम बहुत ही यूजफुल सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डायोड की बात करूं, सिर्फ आप डायोड का यूज करके, क्या आप डायोड का यूज करके सर्किट में डायोड का यूज करके आप बना सकते हो लैपटॉप का चार्जर, आप बना सकते हो मोबाइल का चार्जर, क्योंकि डायोड की हेल्प से सर्किट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? यानी कि हम डायोड की मदद से क्या बना सकते हैं? लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर। तो ये सारी चीजें डायोड की हेल्प से बना पा रहे हैं, जबकि हम बेसिक सिंपल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर से नहीं बना पाते। तो यानी कि हमने एक यूजफुल डिवाइस अब बना लिया है, किसकी हेल्प से? डायोड की वजह से। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से आप ज्यादा यूजफुल डिवाइसेस बना सकते हो। तो ये फायदा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब जो भी जैसे आपका मोबाइल बन रहा है, मोबाइल में भी क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, एम्पलीफायर सर्किट लगे होते हैं, ये सारी चीजें हम ट्रांजिस्टर्स से बनाते हैं, बीजेटी, मॉसफेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स, यानी कि जो डिवाइसेस हैं, बेसिक एलिमेंट डिवाइसेस हैं, इनकी हेल्प से हम यूजफुल सर्किट्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ठीक है। और लार्जेस्ट स्केल पे हम बात करूं कि हम जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, मॉसफेट वगैरह हैं, तो इसकी हेल्प से हम आईसीज बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से फायदा ये हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स we can make wide variety of useful circuits, right, with these basic elements. Therefore it is very important to study electronics in this first year, right? क्योंकि आप किसी भी ब्रांच के हो, बट आप मोबाइल फोन तो यूज करते ही हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, डिजिटल कैमरा यूज करते हो, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स यूज करते हो, यानी कि आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये बना कैसे, ठीक है। कम से कम बेसिक हिस्ट्री तो मालूम हो कि कहाँ से ये चीजें आई। तो चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये फिगर देखिए, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो ये है, आईसी है, जैसे कि आपने लैपटॉप में देखा होगा इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, कोर i5, कोर i3, कोर i7, ये सारे प्रोसेसर एक ये आपकी आईसी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने भी ट्रांजिस्टर्स बताए हैं, बीजेटी, मॉसफेट, तो यहाँ पे जो आईसी होती है, जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही आईसी में, बिल्कुल छोटा सा एरिया होता है ये, मान लीजिए ये एरिया है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के इस एरिया में लार्ज नंबर ऑफ आपके ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। लार्ज नंबर, ये छोटा मोटा लार्ज नंबर नहीं है, ये आपका लाखों में, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आर फैब्रिकेटेड इन दिस स्मॉल आईसी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की आईसी में आपके लाखों में ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। और ये ट्रांजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, ठीक है। सोचिए आपका जो लैपटॉप बना हुआ है, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है बहुत छोटा सा प्रोसेसर है, और उसके अंदर लाखों में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है ना। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आप एक सिंगल आईसी में बना देते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कह दिया है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं, सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अब देख रहे हो यहाँ पे जो कंप्यूटर का, जो लैपटॉप का प्रोसेसर होता है, वो कितने बड़े बड़े टास्क कर लेता है। तो यानी कि हमने कितना यूजफुल डिवाइस बना लिया है, किसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प पे। और इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प किसकी बात करते हैं हम, बेसिक ट्रांजिस्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक एलिमेंट है, ट्रांजिस्टर को हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को लगा दिया, लाखों में ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिक एलिमेंट हैं, जो आपके डायोड, ट्रांजिस्टर्स वगैरह हो गए, इनकी हेल्प से हमने एक प्रोसेसर बना दिया है ये, ठीक है ना, इंटेल का। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है, कितने सारे टास्क परफॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। तो समझिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है हर किसी की लाइफ में। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन फर्स्ट ईयर। अगर आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको एक आइडिया लग जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, तो इससे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो कुछ गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से, जैसे आप टैबलेट हुआ, ठीक है ना, मोबाइल फोन हुआ, डिजिटल कैमरा हुआ, लैपटॉप्स हुए, आपके प्रिंटर्स हुए, डिस्प्लेज हुई, ठीक है, टैबलेट्स हुए, कीबोर्ड हुआ, माइस हुआ, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, राइट। अब देख सकते हो अपने तरफ, चारों तरफ आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास, ठीक है ना। सो आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो ये तो हो गई बेसिक थिंग कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, इवन दो आपकी ब्रांच सीएससी है, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो रीजन इज दैट, क्योंकि आपकी जो लाइफ है, आपके चारों तरफ अगर आप सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हो, तो यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, सो यू लर्न अबाउट दिस थिंग कि हाउ दिस लैपटॉप्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट, दीज आर मेड अप ऑफ आईसीज, एंड आईसीज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, राइट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। नाउ you have understood why electronics is important to study in your course, right। अब हम देखते हैं बेसिक डिफिनीशन, बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक वर्ड तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सीधा सीधा, और दूसरा यहाँ पे लास्ट में एक्स लगा है, तो ये दो वर्ड्स हैं क्या, ठीक है। तो चलिए हम ये चीज देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हो दिस इज द बेसिक चार्ज क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिक चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरा वर्ड है एक्स, और ये जो एक्स वर्ड आया ये कहां से आया, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम मैकेनिक्स, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो उसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो, व्हीकल्स के बारे में पढ़ते हो, यानी कि मोशन की बात कर रहे हो।
और आपको मैकेनिक्स का मतलब भी पता होगा। मैकेनिक्स का मतलब होता है क्या? मोशन, मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मोशन या मूवमेंट बोल सकते हैं हम। अब किसका मूवमेंट होगा? क्योंकि पहला वर्ड क्या है आपका? पहला वर्ड तो आपका है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, जब भी हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम करते हैं किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। जस्ट ए मिनट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी हम बात करते हैं तो किसकी बात हम कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मोशन और मूवमेंट। राइट, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मींस क्या? बेसिक डिफिनेशन आपको लिखनी है, जैसे कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? सेमीकंडक्टर्स में। सो बेसिक डिफिनेशन इज इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर सकते हो। राइट, तो यहां से आपको बेसिक डिफिनेशन का आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है क्या। ओके, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, सो मोशन, मैकेनिक्स मींस मोशन, सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर्स। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एवोल्यूशन बिल्कुल स्टार्टिंग से कहां से हुआ। ठीक है, करंटली आप देख रहे हो कि मोबाइल आपका, लैपटॉप हुआ, प्रोसेसर्स हुए इंटेल के, ये तो बहुत लास्ट स्टेज की बात है, ये तो अभी की बात है। ठीक है ना, बट स्टार्टिंग में ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, दिस इज डायोड वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता था, एक गिलास की वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती थी। ठीक है ना, उसको हम बोलते थे डायोड वैक्यूम ट्यूब। एंड इट इज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सर जॉन ए फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका इन्वेंट किया था, जिसको हम बोल रहे हैं डायोड वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटेड बाय सर जॉन ए फ्लेमिंग। बेसिक बस आप नाम याद रख लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से कुछ एग्जाम में आपका आएगा, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, बस हम बेसिक आपको आइडिया दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। ठीक है, सो दिस डिवाइस इज इन्वेंटेड बाय सर जॉन ए फ्लेमिंग। और क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इट इज इन्वेंटेड इन 1904। तो कैसे होता था यहाँ पे क्या कहते थे, गिलास की एक ट्यूब ले लेते थे। ये क्या है? गिलास की ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ पे एक साइड एनोड क्रिएट किया जाता था, और एक साइड कैथोड क्रिएट किया जा सकता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको फिगर में शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये आपकी एक गिलास ट्यूब हो गई है। यहाँ पे एक साइड कैथोड प्लेट है, जैसे कि कैथोड प्लेट, राइट, और दिस साइड इज एनोड प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस एनोड प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नीचे से ऊपर की साइड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ऊपर की साइड जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, करंट किधर फ्लो करेगा? करंट ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, एक गिलास की हमने ट्यूब ली, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, देन यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दी है, एक एनोड की प्लेट और एक हमने कैथोड की प्लेट लगा दी है। देन हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, इस कैथोड को ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स दी दिस पॉजिटिव प्लेट या एनोड प्लेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब करंट आपके इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट यहाँ पे आपका ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। ठीक है ना, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस वैक्यूम डायोड ट्यूब। ठीक है, बट यहाँ पे जो वैक्यूम डायोड ट्यूब थी, इनका जो साइज था, साइज इज वेरी लार्ज। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ये कब आया था? 1904 में, बिल्कुल 19 सेंचुरी में, 1904 में डायोड वैक्यूम ट्यूब आई थी। दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल। डायोड का मतलब क्या है, यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डायोड, टू टर्मिनल्स। तो ये तो पहला डिवाइस हो गया था, जिसको किसने इन्वेंट किया था? सर जॉन ए फ्लेमिंग में। आप ये दोनों नाम याद रखना, अभी आगे हम एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे। तो डायोड को इन्वेंट किया जॉन ए फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा डिवाइस कौन सा आया? इसके बाद आपका जो इन्वेंट हुआ वो हुआ था ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रायोड से पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रायोड मींस थ्री टर्मिनल्स हैं। डायोड में दो टर्मिनल्स थे और यहाँ पे ट्रायोड में तीन टर्मिनल्स होंगे। तो दो टर्मिनल तो सेम रहेंगे, एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा, तीसरा टर्मिनल क्या होगा अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट किया किसने किया था?
दिस इज इन्वेंटेड बाई ली डी फॉरेस्ट। कब इन्वेंट किया था? 2 साल बाद, 1906 में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें हुआ क्या ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब में। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमने ग्लास ट्यूब ली, दिस इज दी ग्लास ट्यूब। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया है, देन यहाँ पे कैथोड जैसे लगाया था वैसे ही लगा दिया, एनोड लगा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे एनोड पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था, आपने एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, देन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। बट अब यहाँ पे क्या किया, एक टर्मिनल और ले लिया गया, तीसरा टर्मिनल। अब ये तीसरा टर्मिनल क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट यानी कि इस फ्लो को जो कंट्रोल कर रहा है, जो नीचे से कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की साइड जा रहे हैं, इसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। दिस थर्ड टर्मिनल इज कॉल्ड ग्रिड। दिस टर्मिनल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जिससे क्या हो जाएगा, करंट भी कंट्रोल हो जाएगा, आई राइट। तो यहाँ पे करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक्स्ट्रा टर्मिनल लगा दिया है, यानी कि 3 टर्मिनल हो गए, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। और ये भी ग्लास ट्यूब के अंदर ही बनते थे, तो इसका साइज भी जो होता था वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है। और ये भी हम कौन सी ईयर में है, 1906 में है। ठीक है, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं। अब जब ये आपका ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब बना, ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो सबसे फायदा हुआ, इससे हमने एम्पलीफायर बना सके। एम्पलीफायर का मतलब होता है कोई आपका डिवाइस है एम्पलीफायर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। किससे बना था? डायोड से नहीं बना था, ये ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब से बना था। क्या? एम्पलीफायर। इसके अलावा और भी चीजें बनी, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर बना। ऑसिलेटर क्या करता है? एसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो होता है। ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जो भी आप सिग्नल भेजते हो रेडियो के थ्रू, ठीक है ना, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी पॉसिबल हुई ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब से। और ये सब चीजें किस टाइम पे हो रही थी? ये सब 1906 में तो इन्वेंट हुआ ये, बट इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ ये वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वाइड सेकंड के टाइम पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की गई थी इसी की हेल्प से। इवन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब, राइट। तो यहाँ पे आप वर्ल्ड वार थर्ड में इस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में और इस लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज हुआ था। सही है ना। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था उस टाइम पे। ठीक है ना। बट आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। उस टाइम पे इसका साइज लार्ज हो जाता, वो भी हम बताएंगे साइज लार्ज होता था, कितना बड़ा साइज हो जाता था जब हम कोई भी डिवाइस कंप्यूटर बनाते थे विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रायोड, राइट। इसके अलावा टॉकिंग मोशन पिक्चर भी इसी के थ्रू बनाई गई। ठीक है ना। तो यानी कि हम बात करें जो आपका ट्रायोड है, ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब, इसको इन्वेंट किसने किया? ली डी फॉरेस्ट ने। इसकी हेल्प से आप एम्पलीफायर बना सकते हो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर सकते हो, टेलीफोन कम्युनिकेशन में इसका यूज हुआ है, टॉकिंग मोशन पिक्चर में इसका यूज हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको 3 पिक्चर्स शो कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सी पिक्चर किसको है, क्योंकि हमने जो भी अभी भी एप्लीकेशन जो बताए हैं कि ट्रायोड का क्या क्या यूज किया गया है और डायोड क्या था, तो आप यहाँ पे ये पिक्चर्स देख के डायरेक्टली बता सकते हो इनमें से कौन सी फोटो किसकी है, किस साइंटिस्ट की है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टेलीफोनिक जैसा सिस्टम लग रहा है आपको। ठीक है ना। यानी कि टेलीफोन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और टेलीफोन कम्युनिकेशन किसका यूज होता है? ट्रायोड का। तो ट्रायोड इन्वेंट किसने किया था? ली डी फॉरेस्ट ने। यानी कि ये कौन है? ली डी फॉरेस्ट है, राइट। यहाँ पे ये देखो आपको कौन सा पिक्चर है, ये टॉकिंग मोशन पिक्चर है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मोशन पिक्चर की बात हो रही है। यानी कि ये भी कौन है? दिस इज आल्सो ली डी फॉरेस्ट। शकल भी आप देख सकते हो, दोनों की शकल सेम है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया था कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ये रहा, और ये आपका टॉकिंग मोशन पिक्चर वाला सिस्टम लगा हुआ है। आपको देख के ऐसे सिस्टम आपने देखे होंगे अभी मूवीज वगैरह में, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये पिक्चर्स किसकी है? ली डी फॉरेस्ट की है। ठीक है। अब ये एक पिक्चर बची है, तो ये जो एक पिक्चर बची है ये कौन है? सर जॉन ए फ्लेमिंग है। ठीक है, जिन्होंने डायोड वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट किया था, राइट। देखो यहाँ पे जो आपके ये वैक्यूम ट्यूब्स थी, उस टाइम पे जब इनका यूज किया गया, एम्पलीफायर बनाए गए, रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम बनाया गया, ऑसिलेटर बनाया गया, कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया, क्योंकि इनका साइज जो था बहुत लार्ज था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पिक्चर्स मैंने यहाँ पे शो की है, दोनों ही पिक्चर्स में जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये सारे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब्स हैं, यही बड़ी बड़े साइज की। तो यहाँ पे देखो आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े साइज के वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं, और उनका वायर्स के थ्रू आपस में इंटरकनेक्शन हो रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या हुआ, क्योंकि इनका साइज एक ही ट्रायोड का या एक ही डायोड का जो साइज था बहुत बड़ा था,
ठीक है ना। जब आप इससे कोई भी बड़ा डिवाइस बना रहे हो, कोई कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हो, कोई काम आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ ये वैक्यूम ट्यूब्स आप आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, इनका साइज आपका काफी बड़ा है। तो इसके लिए जो एरिया कवर होता था पूरा एक रूम के जितना कवर हो जाता था। अब देख सकते हो पूरे रूम के अंदर ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बन रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिवाइसेस बड़े बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, इनमें जो पावर कंज्यूम होगी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होती थी। साथ ही साथ यहाँ पे बाइस का आप देख रहे हो इंटरकनेक्शन भी करना पड़ता था, किसके थ्रू, बाइस के थ्रू इंटरकनेक्शन करना पड़ता था। अगर कोई वायर आपका शॉर्ट हो जाता है तो उसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पे देख रहे हो लाखों में ट्रांजिस्टर है एक छोटी सी आईसी में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है वो फिर आपके बाइक से कनेक्टेड नहीं होते हैं कि आप लाख ट्रांजिस्टर 1 लाख ट्रांजिस्टर है तो सारे आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। वो आपके आईसी के अंदर डायरेक्टली फैब्रिकेट होते हैं, उनको आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि पहले क्या था, स्टार्टिंग में बिल्कुल ग्लास ट्यूब लगे होते थे और ये आपस में वायर से कनेक्ट करते थे। तो यहाँ से सिस्टम बहुत लार्ज हो जाता था, कमरों एक एक रूम के साइज का हो जाता था, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रॉब्लम पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था, अगर कोई फेलर हुआ तो उसको ठीक करना टफ हो जाता था। तो ये सारे इसमें ड्रॉबैक थे। बट लेकिन वहां पे उस टाइम पे वो इन्वेंट हुआ था, तो वहां से ये चीजें बनी जो वर्ल्ड वार सेकंड में भी यूज हुई थी, ठीक है। सो दिस आर द लार्ज कंप्यूटर सिस्टम मेड बाई वैक्यूम ट्यूब्स। तब देखो उस टाइम पे हम कहाँ थे, 1940s तक इवन, ठीक है। 1940 में इसी चीज पे हम काम कर रहे थे, इसी चीज पे हम रिलाई कर रहे थे कि हम बड़े बड़े सिस्टम बना रहे थे वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से। अब आज के टाइम पे देखो आपके हाथ में मोबाइल आ गया बिल्कुल छोटा सा, और कितने सारे टास्क काम कर लेता है, जबकि ये वाले कंप्यूटर सिस्टम बहुत कम टास्क कंप्लीट कर पाते थे, जबकि मोबाइल आपका बहुत सारे काम कर लेता है। तो कितना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया है। कहाँ एक कमरे के साइज का सिस्टम होता था, कहाँ अब इतना छोटा मोबाइल बन गया है। तो ये कैसे हुआ है, रिसर्च से हुआ है, टाइम दिया गया है, हार्डवर्क किया गया है, तब जाके ये चीजें ऑप्टेन हो पाई हैं। और इसमें ऐसा नहीं है 1-2 साल में काम हो गया है, सेंचुरी लग गई है इसमें, ठीक है ना। कई सारे डिकेट्स लग गए इसमें, ठीक है। अब हम बताते हैं वैक्यूम ट्यूब की तो बात हो गई, ये कब इन्वेंट हुए थे, 1904 और 1906 में, और ये चलता रहा 1945 के अराउंड तक। फाइनली फर्स्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ। ट्रांजिस्टर आपका सेमीकंडक्टर की हेल्प से बना है, ठीक है ना। और वैक्यूम ट्यूब जो डायोड और ट्रायोड थे ये आपके किसकी हेल्प से बने थे, ग्लास ट्यूब की हेल्प से बने थे। जबकि ट्रांजिस्टर्स आपके सेमीकंडक्टर की हेल्प से बना है, किसकी हेल्प से बना है, सेमीकंडक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज इन्वेंटेड बाई जॉन वर्डेन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर विटेन इन 1947। कब इन्वेंट हुआ था, पहला ट्रांजिस्टर 1947 में आपका इन्वेंट किया गया था बाय दीज 3 साइंटिस्ट एट वेल लेबोरेटरीज, सही है ना। तो ये पहला ट्रांजिस्टर जो उस टाइम पे बनाया गया था, सोचिए 1947 में बनाया गया था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर ये बना हुआ है ये बहुत ही स्मॉल साइज का है कंपेयर टू दी ट्रायोड एंड डायोड वैक्यूम ट्यूब वाले, सही है ना। तो ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, तो इसका जो साइज है बहुत स्मॉल हो गया है। और ये आपके साइंटिस्ट रहे, दिस इज जॉन वार्डेन, देन दिस इज विलियम शॉकले एंड दिस इज वाल्टर विटेन, राइट। अब देख सकते हो कि आपको 1906 से 47 यानी कि ऑलमोस्ट आपको 4 डिकेड्स लग गए, 40 इयर्स लग गए हैं कि उस ग्लास ट्यूब को रिप्लेस करके ये ट्रांजिस्टर बनाने में, यानी कि 40 साल की मेहनत लगी इसमें। इसके बाद ये तो हो गया कि आपका एक ट्रांजिस्टर बनाया है, इन्होंने एक सिंगल ट्रांजिस्टर बनाया है। और हम आज के टाइम पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि लाखों में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एक आईसी में। तो पहले इंटीग्रेटेड सर्किट, सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट कहां से बना, किसने सोचा, तो इसकी बात की सबसे पहले किसने, जैक किल्वी। जैक किल्वी इन्वेंटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी, ठीक है। आईसी आप जानते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम होता है। इट इज इन्वेंटेड इन 1958 एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। किसने इन्वेंट किया, जैक किल्वी ने, ठीक है। सोचिए आपका किस 1958 में, टोटल बताइए आपको ऑलमोस्ट 50 इयर्स लग गए यहाँ तक पहुंचने में। पहला इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या है, आप मल्टीपल ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो, इंटरकनेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली ऑन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, जो भी सेमीकंडक्टर, उस पे एक ही सेमीकंडक्टर का आपने सबस्ट्रेट लिया है, उसी पे आपने मल्टीपल ट्रांजिस्टर को बना लिया, उनको आपस में वायर के थ्रू कनेक्शन नहीं किया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर, एक ये रहा एक ये रहा, 2 ट्रांजिस्टर आपने एक ही सबस्ट्रेट पे यहाँ पे आपके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मतलब आपने कंबाइन कर दिए 2 ट्रांजिस्टर, सो इंटीग्रेटेड, ठीक है। सबसे पहले किसने किया, जैक किल्वी ने। जैक किल्वी ने ही सबसे पहला हैंड हेल्ड कैलकुलेटर भी बनाया था। सोचिए कितना कुछ कर दिया गया है, ठीक है। और टाइम बहुत लगा है, बहुत रिसर्च की गई, बहुत तब जाके ये सारी चीजें हो पाई हैं, 50-60 साल तक लग गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आईसी किसने इन्वेंट किया, जैक किल्वी ने इन्वेंट किया, आपको याद रखना है। और इवन
फर्स्ट हैंडल कैलकुलेटर इज आल्सो मेड बाय जैक टीवी। सो दिस इज बेसिक हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स की हम वैक्यूम ट्यूब से चले, फिर हम ट्रांजिस्टर पे पहुंचे, फिर हम आईसीज पे पहुंचे, 1958 तक हम पहुंच गए थे कि हम एक दो दो तीन ट्रांजिस्टर आपके आपस में इंटरकनेक्ट होके आने लगे थे। ठीक है, अब सोचो 1958 के बाद अगर हम करंट की बात करें 2025 की, तो आज के टाइम पे जो आपके आईसीज हैं उसमें लाखों में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। स्टार्ट हम देखो 2 से किए हैं, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स में पहुंच गए हैं एक सिंगल आईसी में। सोचो कितना एडवांसमेंट हुआ, कितने साल लगे यहाँ पे, अराउंड 1960 से लेके 65 ईयर्स के अराउंड हो गए हैं अब आज। ठीक है ना, तो सोचो 65 ईयर्स लगे, कहाँ 2-3 ट्रांजिस्टर से लेकर आज हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स तक पहुंच गए हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर तक पहुंच गए हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम 2T ट्रांजिस्टर से मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स तक जा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, रिसर्च तो चाहिए, हार्ड वर्क तो चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिक हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम कहां से चले थे, ग्लास ट्यूब से चले थे। अगर उसी पे मटके रहते तो आपके पास आज जो लैपटॉप हैं, डिजिटल कैमराज हैं, मोबाइल है, ये नहीं होते, क्योंकि आप लेके नहीं चलते हो वैक्यूम ट्यूब से। तो ये रिसर्च हुई, फिर आपका ट्रांजिस्टर बना। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर के बाद आपका आईसी आया, फिर आईसी में क्या हुआ, इवोल्यूशन होते 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 क्या हो गया, आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आपके एक सिंगल आईसी में आ रहे हैं आज के टाइम पे। सोचो इतना एडवांसमेंट हो गया है, तब जाके आपको ये डिवाइसेस मिल रहे हैं आज। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, सेमीकंडक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। और ये सब चीजों से आप घिरे हुए हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हो, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन बीटेक फर्स्ट ईयर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और इन्हीं डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस भी डिजाइन किया गया है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रांच जो चाहिए जो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिसको हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे कि डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ठीक है ना, मॉसफेट हुआ, ट्रांजिस्टर में बीजेटी हुआ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हुआ। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये कैसे बनते हैं, ठीक है ना, ये बनते कैसे हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे, कैसे करंट आपका प्लॉट आएगा, बोल भी आई करेक्टरिस्टिक आएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप किसमें पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। यानी कि यहाँ पे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होगे। अब डायोड कैसे बनता है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, मॉसफेट कैसे बनता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे बनता है, क्या उसकी वर्किंग रहती है, ठीक है, क्या उसका करंट वोल्टेज प्लॉट रहता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो एक बार जब आपने डिवाइसेस बना लिए, कि आपने डायोड बना लिया, आपने ट्रांजिस्टर्स बना लिए, एफईटी वाला बना लिया, आपने बीजेटी बना लिया, जो भी ट्रांजिस्टर आप बना रहे हो, या आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना लिया, तो ठीक है, आपने डिवाइस तो बना लिया, आपने डायोड बना लिया है, बट उसका यूज कहाँ करोगे, यूज भी तो पढ़ना है हमको कि प्रैक्टिकली इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, डायोड का यूज करके हम क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं। और रेक्टिफायर कहाँ पे होता है, लैपटॉप के चार्जर में यूज होता है रेक्टिफायर का सर्किट, मोबाइल के चार्जर में यूज होता है रेक्टिफायर का सर्किट। तो सेकंड पार्ट होता है उसका एप्लीकेशन, जो भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए हैं उनका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए दूसरी ब्रांच होती है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग सर्किट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जो भी आप डिवाइस यहाँ पे पढ़ोगे उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे, कि कौन कौन से हम सर्किट बना सकते हैं डिवाइसेस से। सो एप्लीकेशन पार्ट विल कम इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डिवाइस पार्ट विल कम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देन वी विल टॉक अबाउट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरी ब्रांच है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे 0 एंड 1 की। ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है आपका, जो लैपटॉप होता है, यहाँ पे जो सारी चीजें डील होती है वो 0-1 में होती हैं। ठीक है, 0-1 से यहाँ से मतलब है या तो सिग्नल की वैल्यू हाई होगी, हाई वोल्टेज होगा, या फिर लो वोल्टेज होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज किसको शो करेगा, 1 को शो करेगा, एंड लो वोल्टेज किसको शो करेगा, लो वोल्टेज आपका 0 को शो करेगा। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब लॉजिक 0। तो यहाँ पे 1 और 0 की बात कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो एक ब्रांच आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहती है, एंड एक ब्रांच आपकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहेगी। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मतलब, जैसे आप रेडियो सुनते हो, रेडियो पे आपका एफएम सुनते हो, तो ये सब किस एफएम, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है आपका एएम, जो आप आकाशवाणी वाला चैनल सुनते हो, ये होता है एएम।
ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो बेसिक कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि एएम के थ्रू हो रहा है, या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम के थ्रू हो रहा है, या आप बोलो रेडार कम्युनिकेशन है, रेडार कम्युनिकेशन के थ्रू आपका जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे इसरो के बारे में आपने सुना होगा, सैटेलाइट वगैरह हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है। तो डिफरेंट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे एएम हो गया है, एफएम हो गया है, रेडार कम्युनिकेशन हो गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाली ब्रांच में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक माइक्रोवेव इंजीनियरिंग भी होती है, ये मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में काम करती है जनरली, ठीक है। और अगर हम सबसे लास्ट में जाएं, अगर हम करंट सिनारियो की बात करें, जो सबसे डिमांडिंग ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज वीएलएसआई डिजाइन, राइट। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड इन सिंगल चिप, सिंगल सिलिकॉन चिप, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन सिंगल आईसी, राइट। तो यही हम काम कर रहे हैं वीएलएसआई डिजाइन में कि आज के टाइम पे जितनी भी आईसी आ रही है सब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपके एक सिंगल आईसी में होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वीएलएसआई डिजाइन। तो इसी की आज के टाइम पे डिमांड है, इसमें करियर भी जो है बहुत अच्छा मिलता है। वीएलएसआई डिजाइन से अगर आप कुछ भी बीटेक करते हुए या इवन मास्टर्स करते हो किसी अच्छी जगह से, आईआईटीज एनआईटीज से, देन यू विल गेट वेरी गुड प्लेसमेंट। 20 एलपीए या 25 एलपीए का स्टार्टिंग पैकेज रहता है इस वाली ब्रांच में, सही है ना। तो इसमें आप अपना करियर अच्छा बना सकते हो वीएलएसआई डिजाइन में, बट ये होगा किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच से ही होगा ये सारा काम, राइट। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रांचेस बताई हैं, इन्हीं ब्रांचेस को हमारे सिलेबस में डिवाइड किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा डिटेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो खुद में एक ब्रांच है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डिटेल में तो कौन से बच्चे पढ़ेंगे, डिटेल में वही बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने ईसी सब्जेक्ट चूज किया है, राइट। बट फर्स्ट ईयर में तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेमेस्टर में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगे, सही है ना। तो यहाँ पे बस क्या है, आपके इन सारी ब्रांचेस के बारे में बस बेसिक आइडिया दिया गया है कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, कि बेसिक बेसिक चीजें क्या है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इन्हीं ब्रांचेस को हम 5 यूनिट्स में आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो हमारा सिलेबस है उसकी हम बात करें, तो यहाँ पे जो पहली यूनिट है, दिस फर्स्ट यूनिट विल बी इन यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। तो यहाँ पे जो डिवाइसेस की बात कर रहे होंगे, हम डायोड की बात कर रहे होंगे, वो यूनिट 1 में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर की बात कर रहे होंगे वो यूनिट 2 में पढ़ेंगे, और हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे होंगे यूनिट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमको एप्लीकेशन भी पढ़ना है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगा एप्लीकेशन में। तो डायोड का एप्लीकेशन यूनिट 1 में आ जाएगा, तो यहाँ पे डायोड पढ़ा और उसका एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें यूनिट 1 में आ जाएंगी। ट्रांजिस्टर की जब बात करेंगे, ट्रांजिस्टर का हमको एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेन एप्लीकेशन तो ट्रांजिस्टर का ही है, एम्पलीफायर वगैरह बनाना है, वो बहुत लार्ज टॉपिक हो जाता है, वो इसी वाले बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे जब सेकंड या थर्ड ईयर में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बस हमको आइडिया लेना है कि कौन कौन से बेसिक डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डायोड, जो कि यहाँ से आएगा, एप्लीकेशन आपका यहाँ से आ जाएगा सेकंड ब्रांच से। फिर हम यहाँ से ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी हमको पढ़ना है। देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे यहाँ से, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो इसके अंदर आएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये दो जो ब्रांचेस हैं, इन दो ब्रांचेस से आपका स्टार्टिंग की 3 यूनिट कवर हो जाएंगी। पहली यूनिट डायोड वाली होगी, सेकंड आपकी ट्रांजिस्टर वाली होगी, थर्ड आपकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगी, ठीक है। अभी हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आइडिया दे रहे हैं। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ेंगे, ये 01 वाला, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। और अगर हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, तो दिस विल बी इन यूनिट नंबर 5, ठीक है। बाकी ये दो ब्रांचेस अभी यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हायर लेवल पे हैं, तो यहाँ पे हम इनको भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बेसिक चीजें क्या हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देन इन दो ब्रांचेस को हम फर्स्ट यूनिट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस कैसे कैसे डिवाइड हो रखा है आपका, ठीक। सो लेट अस डिस्कस द सिलेबस फॉर दिस कोर्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है। कोड आपको मालूम ही है, BEC 101 फॉर द फर्स्ट सेम एंड BEC 201 फॉर द सेकेंड सेम। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं, तो फर्स्ट यूनिट हमारी है अबाउट द सेमीकंडक्टर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि आपको पहले डायोड बनाना है और फिर डायोड का एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक्स यहाँ पे कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं, तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना है कि डायोड में आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर हम डायोड सेमीकंडक्टर की हेल्प से आपका हम डायोड कैसे बनाएंगे, डायोड के अंदर एक टॉपिक होता है डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एक VI का प्लॉट होता है जिसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, इसको पढ़ना है।
इसके अलावा एक आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड सर्किट पढ़ना है कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल मॉडल, और जो एक्चुअली होता है प्रैक्टिकली उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के मॉडल पढ़ेंगे हम, आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी सर्किट, कोई भी डिवाइस है, उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी पढ़ते हैं, तो जैसे हम डायोड का एक इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे कि डायोड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायोड में ब्रेकडाउन मैकेनिज्म्स होती हैं। ठीक है, दो टाइप की होती हैं, जनरल ब्रेकडाउन एंड एवेलेंच ब्रेकडाउन। तो ये सब हमको सबसे पहले डायोड बना कैसे है उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर, क्या इक्विवेलेंट सर्किट, ये सब चीजें हमको फर्स्ट पढ़नी है, यानी कि ये पार्ट हो गया पहली ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। अब इसके हम एप्लीकेशन की बात करें कि डायोड तो हमने बना लिया है, यहाँ पे क्या बना लिया हमने, डायोड आपका बना लिया है। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले डायोड की हेल्प से हम सिंपल रेजिस्टेंस वगैरह सर्किट में लगा के, डायोड और रेजिस्टेंस लगा के बेसिक बेसिक चीजें हम फाइंड करवाएंगे कि करंट क्या होगा इस ब्रांच में, या वोल्टेज क्या होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डायोड सर्किट में लगा हुआ होगा। उसके अलावा फिर इसका मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि हम लैपटॉप और मोबाइल के चार्जर के लिए क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। तो हम डायोड की हेल्प से दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसके अलावा कुछ और सर्किट्स हैं, क्लिपर सर्किट होते हैं, क्लैंपर सर्किट होते हैं, ये डायोड से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, जीनर डायोड, एचसंट रेगुलेटर, ये अलग टाइप का डायोड होता है जीनर डायोड, नॉर्मल डायोड से ये डिफरेंट डायोड होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे। इसके अलावा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लाई वगैरह कुछ होगा। ठीक है ना, तो पहला पार्ट तो हो गया आपका टी डायोड बनेगा कैसे, बेसिक उसकी वर्किंग वगैरह हो गई। देन डायोड का एप्लीकेशन हो गया है, रेक्टिफायर वगैरह, क्लिपर, क्लैंपर, ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पज डायोड भी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम टू टर्मिनल डिवाइसेस बोल रहे हैं, ये क्या है, डायोड्स ही हैं कुछ स्पेशल पर्पज के लिए। जैसे आप पहले आप घरों में बल्ब यूज करते थे, बट आज के टाइम पे आप देख रहे होगे क्या लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डायोड ही होता है। क्या फायदा है इसका, एक तो इसकी लाइफ ज्यादा रहती है, दूसरा पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। तो ये भी आपका डायोड है, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या करता है, ये लाइट इमिट करता है। ऐसी और भी डायोड होते हैं, फोटो डायोड होता है, बैरेक्टर डायोड होता है, टनल डायोड होता है। तो ये चार आपको डायोड पढ़ने हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल पर्पज डायोड, यानी कि इनका एक ही पर्पज है। जैसे इसका क्या है, लाइट को इमिट करना। ऐसे अलग अलग डायोड के अलग अलग पर्पज हैं, वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं बैरेक्टर डायोड की बात करूं, तो जो आप रेडियो पे सुनते हो एफएम, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो एफएम सिग्नल सुनते हो, वो किससे जनरेट करते हैं, बैरेक्टर डायोड की हेल्प से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल पर्पज डायोड हो गए, इनका एक पर्टिकुलर पर्पज है इन डायोड्स का। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़नी है, पहले डायोड बनता कैसे है, देन डायोड का एप्लीकेशन क्या क्या है, देन स्पेशल पर्पज डायोड, जिसमें चार डायोड हमको पढ़ने हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट 1 जो आपकी है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट फॉर द इंटायर सिलेबस। अब यूनिट 2 की बात कर लेते हैं, तो यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, हमको ट्रांजिस्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर आपके कई टाइप के हैं, वो सारे ट्रांजिस्टर हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें भी हमको एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, यूनिट सेकंड में सिर्फ हमको इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है कि ट्रांजिस्टर को लेकर हम कोई दूसरा डिवाइस बनाए, ऐसा नहीं करना है हमको। सिर्फ क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमारे जो सिलेबस में है, सिर्फ इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्या ऑपरेशन है। ठीक है, किस लिए यूज होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। वेरियस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमिटर होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। ठीक है, इसके अलावा दूसरे टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी कई सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं जेफेट, दूसरा होता है मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट के भी दो टाइप होते हैं, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, एक एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं। ठीक है, अगर मॉसफेट की बात करूं तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ट्रांजिस्टर में पढ़ना है। तो यानी कि ओवरऑल बोले यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर्स पढ़ने हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है ना, कोई उनका एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है कि इसको एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज करेंगे, उसका सर्किट बनाइए, ये सब हमको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना। बस आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे डायोड बता दिया फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में आप ट्रांजिस्टर कवर कर लोगे, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट में अगला डिवाइस हमने एक और पहले ही बता चुके हैं आपको, कौन सा होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसके एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन भी थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे, क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंट्रोडक्शन, देन सम बेसिक्स, प्रैक्टिकल ओपन सर्किट क्या रहता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, देन उसका एप्लीकेशन की बात करेंगे कि
हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट से कौन कौन से प्रैक्टिकल सर्किट बना सकते हैं, जिसमें से एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यूनिट फॉलोअर सर्किट, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। इसके अलावा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो दो मोड में यूज होता है, जिनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड ऑपरेशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ओपैम्प को वैसे कंपेरेटर सर्किट भी यूज करते हैं कि दो सिग्नल को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेंगे ओपैम्प का, देन उसका एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है ना, दो चीजें यहाँ पे, दोनों चीजें देखनी है। ठीक, तो ये यूनिट भी थर्ड यूनिट जो आपकी इजी है। ठीक है, सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड यूनिट जो आपकी है ये यूनिट ऑलमोस्ट आपकी थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट भी इजी रहेगी, सेकंड यूनिट बेसिक सी चीजें हैं इसमें। और यूनिट 3 में आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, और जितना भी एप्लीकेशन पार्ट है ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो यूनिट 3 आपकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट ये यूनिट भी इजी है। ठीक है ना, हो जाएगी बहुत इजीली। देन द यूनिट 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इजी रहेगा, थोड़ा सा यूनिट बड़ी लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो हर टॉपिक के लिए रूल्स भी अलग अलग हैं। इस पॉइंट से देखें तो थोड़ा सा रूल्स को याद करना डिफिकल्ट रहेगा, बट ये चीज भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी इजीली। ठीक है, यूनिट इजी है बट यहाँ पे कंसेप्ट बहुत हैं कि हर टॉपिक के लिए जो कंसेप्ट है अलग यूज हो रहा है। ठीक है, यूनिट तो इजी है लेकिन कंसेप्ट बहुत है, तो स्टूडेंट क्या होता है जनरली भूल जाते हैं। तो ये चीज आप कैसे इंश्योर करोगे, ये चीज आपको क्लियर हो जाए, आप प्रैक्टिस के थ्रू क्लियर करोगे। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम किसकी बात कर रहे होंगे यहाँ पे, 0 1 वाली चीज की बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम हमको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 0 से 9 डिजिट्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो वो आपका 0 और 1 यूज करता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अलावा दूसरे और भी नंबर सिस्टम होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। देन जैसे आप डेली लाइफ में एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो, ऐसे ही हम बाइनरी अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर का एडिशन, बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन। नॉट ओनली बाइनरी नंबर का, दूसरे जो और भी नंबर सिस्टम है उनका भी हम सीखेंगे। ठीक है ना, जितने भी हम टाइप के यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उन सभी का अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हमको पढ़ना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हमको फिर लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है। लॉजिक गेट्स दो टाइप के होते हैं, बेसिक एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये पढ़ना है। देन हमको बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे हम एक, जैसे मैथमेटिक्स में आपकी इक्वेशंस होती हैं, ऐसे यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, दूसरा मेथड होता है के मैप मिनिमाइजेशन। तो हमको दो तरह से सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, पहला बूलियन सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, दूसरा सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप मिनिमाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये अप टू 6 वेरिएबल्स तक पढ़ना है। ये वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं जब हम डिस्कस करेंगे यूनिट को तब आपको समझ में आ जाएगा। सही है, तो दो मेथड है, एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं के मैप मेथड, और दूसरा होता है बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन रूल्स लगाने होते हैं जिसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन मेथड। ठीक है, so in unit 4 we will discuss all these things. Then the last unit communication engineering. ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा और थोड़ा पार्ट डेरिवेशन वाला भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन, ये टोटली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत इजी रहेगा ये। और यहाँ पे जो पहला है थोड़ा यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह रहेगा। फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ फर्स्ट टॉपिक में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बेसिक सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन का सिग्नल होता है, कॉस का सिग्नल होता है, ठीक है, इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। देन हमको वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम से मतलब यहाँ पे क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की होती है, एक मीडियम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की रेंज होती है कि किस की मान लीजिए आपका 30 हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक है, या 30 हर्ट्ज से लेके 33,000 हर्ट्ज तक है, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा, तो वो होता है लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी। ऐसी और भी बहुत सारे होते हैं, तो सारे सारे स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, बेसिक थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, बस फिर हम बता देंगे जब सिलेबस पढ़ाएंगे। इसके अलावा कि बेसिक कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसके हम ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे होंगे कि जब भी कम्युनिकेशन चाहिए, एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे उसका ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यानी क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। अब दूसरा चीज यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन भी पढ़ते हैं
कि हम मॉड्यूलेशन करते क्यों हैं। जैसे आप देखते होगे रेडियो पे आप सुनते हो या मोबाइल पे आप सुनते होगे एफएम, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन कर क्यों रहे हैं, ठीक है, उसकी नीड क्या है, क्या जरूरत पड़ी, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। या आप आकाशवाणी वाला चैनल सुनते हो, रेडियो वाला, ठीक है ना, एएम, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये सब चीजें हम मॉड्यूलेशन के अंदर आएंगे। और मॉड्यूलेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्या जरूरत है उसकी, क्या बिना मॉड्यूलेशन ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। एंड फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डेमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, यानी कि हम बात यहाँ पे करेंगे किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डेमॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी कि जो आपका एएम सिग्नल है आकाशवाणी वाला, ठीक है ना, इस सिग्नल को हम जनरेट करने के लिए कैसे जनरेट करेंगे, और जनरेट हो गया एएम सिग्नल तो उससे हम मैसेज सिग्नल को कैसे रिकवर करेंगे, विच इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। तो एएम का मॉड्यूलेशन कैसे होगा और डिमॉड्यूलेशन कैसे होगा वो हमको पढ़ना है, ठीक है ना। और एएम सिग्नल का पूरा इक्वेशंस वगैरह क्या आती हैं, तो वो थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पे हम एएम सिग्नल की इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका पावर का डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एएम सिग्नल की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ी मैथमेटिकल रहेंगी। अगर हम एएम की बात करें तो एएम इज प्योरली मैथमेटिकल थिंग, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। सेलुलर कम्युनिकेशन यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे होंगे, और मोबाइल कम्युनिकेशन में जो डिफरेंट जनरेशन आई हैं 1G 2G 3G 5G, इन सारी जनरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बेसिक, ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ना है, बस क्या होता है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, किस इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं प्रीवियस जनरेशन में, कि 3G से 4G में क्या बेनिफिट है। बस ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको देखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको वही मोबाइल कम्युनिकेशन कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, जीएसएम वगैरह टाइप से, CDMA GSMA, ये सब चीजें पढ़नी है। देन लास्ट में फंडामेंटल्स ऑफ सैटेलाइट एंड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यानी कि सैटेलाइट, जिसके बारे में आप सुनते भी रहते होगे इसरो की तरफ से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखना है, क्योंकि हमको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ऐसी रेडार कम्युनिकेशन का भी हमको सिर्फ बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखना है, कोई पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बस एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है कि रेडार करता क्या है, ठीक है, बस इतना सा हमको देखना है, ठीक है। तो हमको बस ओवरऑल फर्स्ट ईयर में जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस थी उनका एक बेसिक आइडिया लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। बस यही है आपका सिलेबस, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि हमने सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो ईसी वाले बच्चे होंगे जो सेकेंड ईयर में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, वो ये सारी ब्रांचेस है, जितने भी सब्जेक्ट हमने 5 यूनिट डिवाइड किए हैं ना, पांचों यूनिट में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, इवन जो अपने फर्स्ट पूरा 5 यूनिट का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल्ड में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। सोचिए आप, बस आपको फर्स्ट ईयर में क्या लेना है, बेसिक आइडिया लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, तो आप काफी सारी ब्रांच के बारे में आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इवैल्यूएशन स्कीम की बात करूं कि अपना जो सिलेबस है किसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है, तो अगर थ्योरेटिक थ्योरी की बात करें, जो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसका कोड VEC 101 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, VEC 201 सेकंड सेमेस्टर के लिए, इसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, एज पर दी AKTU, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर होता है आपका ओवरऑल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 30 मार्क्स आपके इंटरनल के रहेंगे, जिसको हम सेशनल बोलते हैं, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि जो यूनिवर्सिटी कराएगी AKTU कराएगा, वो आपका रहेगा 70 मार्क्स का। तो 30 + 70 टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। साथ ही साथ कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इससे आपका जो SGPA बनता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये क्रेडिट से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट 3 क्रेडिट है इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे जो सेशनल मार्क्स बनता है उसको भी ऐसे डिवाइड किया गया है कि 20 मार्क्स का CT होगा, CT का मतलब क्लास टेस्ट, जो भी आपके कॉलेज में जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो 20 मार्क्स में आपके कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और जो 10 मार्क्स होंगे वो टीचिंग असेसमेंट के होंगे, ठीक है, कि यानी कि आपकी क्लास में अटेंडेंस कितनी है, क्या आप असाइनमेंट करके दे रहे हो अपने टीचर को या नहीं दे रहे हो, तो अटेंडेंस और आपके असाइनमेंट वगैरह से ये टीए के मार्क्स डिसाइड होंगे 10 मार्क्स। बाकी 20 मार्क्स जो आपके कॉलेज एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यूनिट वाइज कराया जैसे भी कराता हो कॉलेज में, तो वहां से 20 नंबर्स बनेंगे, अटेंडेंस और टीचिंग असेसमेंट या असाइनमेंट से ये 10 नंबर बनेंगे, तो 20 + 10 ये 30 हो जाएंगे। तो ये 30 मार्क्स इस तरह से सेशनल का बनता है। बाकी 70 मार्क्स आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी, इंड सेमेस्टर एग्जाम ESE, 70 मार्क्स का, तो 30 + 70 टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। सो दिस इज फॉर द थ्योरी पार्ट, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर हम लैब की बात करूं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब, तो इसका कोड आपको पता ही है, VEC 151 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड VEC 251 फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, यहाँ पे आपका जो इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे वो 50 मार्क्स रहेंगे। देन एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, जो यानी कि बाहर दूसरे कॉलेज से कोई फैकल्टी आपके कॉलेज में आता है, एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल होता है जो AKTU कंडक्ट करवाता है, 50 मार्क्स का वो होगा।
और इंटरनल 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे 100। इसका जो क्रेडिट होता है 1 क्रेडिट का होता है। ये लैब आपकी कितने क्रेडिट की है 1 क्रेडिट की, थ्योरी आपकी हो गई है 3 क्रेडिट की, सही है। अब यहाँ पे जो इंटरनल के मार्क्स बने हैं ये आपके पूरे मार्क्स 50 के 50 मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं, टीचिंग असेसमेंट। टीचिंग असेसमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी लैब में कितने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, लैब में क्या अटेंडेंस रही है, क्या आपने सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं। साथ ही साथ टीचर अगर भाइबा लेना चाहे लैब में भाइबा ले सकता है। तो उन सारी चीजों पे यहाँ पे आपके ये 50 मार्क्स बनते हैं टीचिंग असेसमेंट पे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पे सेशनल के एग्जाम हो रहे हैं क्लास टेस्ट, ऐसा यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे बेसिक अटेंडेंस है लैब में, क्या आपने सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं और आपको बेसिक प्रैक्टिकल के बारे में आता है या नहीं आता, भाई के थ्रू टीचर ये चीजें जज करेगा आपका। तो वहां से आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी 50 मार्क्स आपके ये एक्सटर्नल के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो लैब से 100 मार्क्स और थ्योरी से 100 मार्क्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं यहाँ से आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। और टोटल 3 + 1 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट हो जाएगा टोटल विद लैब। ठीक, अब मैं बात करूं कि सिलेबस में कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कहां से स्टार्ट करूंगा, क्या मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करूंगा, क्या और कहीं से करूंगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जिससे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। तो यहाँ पे जो सबसे सही रहेगा आपके लिए सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, वो मैं बताता हूँ क्या सीक्वेंस रखूंगा मैं। तो सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स में जो फॉलो करूंगा वो रहेगा आपका यूनिट 4 से मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। यूनिट 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब इस यूनिट को मैं स्टार्ट करूंगा तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्टिंग में, ठीक है ना। क्योंकि यूनिट 1 जो है वो आपकी डिफिकल्ट है थोड़ी सी, अगर मैं डायरेक्ट डिफिकल्ट यूनिट पढ़ने लगूंगा तो फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भटक जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 4 से, क्योंकि यूनिट 4 का यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। टोटल डिफरेंट है फिलहाल फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सिलेबस को स्टार्ट करूंगा यूनिट 4 से, यूजी रहेगी, आपको समझ में भी जल्दी आएगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इस वजह से मैं यूनिट 4 सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। जब आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी देन फिर सीधा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, देन यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे ट्रांजिस्टर वाली, देन यूनिट 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देन फिर लास्ट में यूनिट 5 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेबस को जो आउटलाइन है वो लेके चलेंगे, यूनिट 4, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5। This is the sequence for the syllabus coverage. So this is all about this introduction video of this fundamentals of electronics engineering. I hope you enjoyed this video. So dear students, if you are new to my channel and the channel name is Engineering Mode YouTube channel, so subscribe our channel. Also share the channel with your friends so that they also get benefited from these video lectures, right? Hope you enjoyed this video. Thank you.